everyone and welcome to our channel. Today we have with us Mr. Ram Mohan Bhaviji. He is a chartered accountant, cost accountant, company secretary and a law degree holder. He also holds record for Limca Book and Asia Pacific. इंडस्ट्री में उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के साथ और मित्तल ग्रुप के साथ काम किया है। पिछले 12 सालों से वो 31 देशों और 131 शहरों में करीब 2800 लेक्चर्स देकर स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर चुके हैं। सो सर, वेलकम टू अवर चैनल। धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ आए। सर, सबसे पहले हम आपसे क्वेश्चन जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है वो पूछेंगे। सर, आपकी जो डिग्रीज़ हैं, जो आपकी प्रोफेशनल जर्नी है, ये कहाँ से शुरू हुई थी? आप कहाँ की अपब्रिंगिंग है आपकी, कहाँ पले बड़े हैं और कैसे आपकी एजुकेशन स्टार्ट हुई? वैसे मेरा जन्म पुणे में हुआ था, महाराष्ट्र में, और ज़्यादातर एजुकेशन या शिक्षा हुई थी नासिक में। और नासिक उस समय में बहुत छोटा गांव था। जैसे कि मैंने जब एसएससी किया तब सब लोग जा रहे थे, होशियार लोग साइंस जा रहे थे। तो मेरी मम्मी ने बोला कि होशियार लोग साइंस जा रहे तो तू कॉमर्स चले जा। ओके, तो तब से मेरे ऊपर एक स्टैम्प लगा था कि मैं एवरेज हूँ। तो ये स्टैम्प से एक अच्छा चीज होती है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहती नहीं है और खुद की भी खुद से एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। तो अगर आप उससे थोड़ा भी ज्यादा अचीव करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। सो ऐसा करते करते कॉमर्स में आया तो अचानक मैं फर्स्ट आने लगा, और जब फर्स्ट आने लगा तब से मेरी उम्मीदें बढ़ती गई, और जब से उम्मीदें बढ़ती गई, और उस जमाने में बीकॉम करने में बहुत थोड़े लोग फर्स्ट क्लास आते थे। नासिक में तो और छोड़े, तो 1 या 2 फर्स्ट क्लास आते थे। उसमें से मेरा नंबर जब आ गया तब मैं भी नहीं, मेरे स्कूल के टीचर्स भी और मेरे पेरेंट्स भी थोड़े से अचंभित हुए कि ऐसा क्या जादू हुआ है। तो मैंने बोला कि जादू तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से मुझे कॉमर्स में भेजा, अच्छा चल रहा है, आई एम इंस्पायर्ड। मुझे जो मोटिवेशन आ गया था टू अचीव समथिंग। और फिर बाद में भी जैसे नासिक में किसी को मालूम नहीं था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होता है, ना भी मेरे पेरेंट्स को मालूम था, ना भी मेरे रिलेटिव्स भी किसी को भी मालूम था। तो उस समय में बाय चांस पुणे का एक लड़का नासिक आ गया, बिकॉज उसके पिताजी का ट्रांसफर हो गया। तो ट्रांसफर हो गया तो वो भी बीकॉम हुआ था और वो यूनिवर्सिटी में टॉपर आया था। और तो उसको मैंने पूछा तू क्या करने वाला है? तो वो बोला मैं सीए करने वाला हूँ। मैं बोला ये सीए क्या होता है? यहाँ से शुरुआत थी। उस जमाने में सीए एंट्रेंस था, फिर भी हमको मालूम ही नहीं था। तो उसने बोला मैं सीए कर रहा हूँ, तो मैंने घर जाके बोला कि ये फर्स्ट क्लास आया है, ये सीए करने वाला है, ये टॉपर है, मैं भी फर्स्ट क्लास हूँ, तो मैं सीए करता हूँ। कुछ भी मालूम नहीं सीए मतलब क्या होता है। लेकिन उसके बाद में पीछे हटकर नहीं देखा। इंटर फाइनल सब कुछ जल्दी से हो गया। फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी भी कर लिया जॉब के साथ, फिर कंपनी सेक्रेटरी भी कर लिया, सीए के साथ एलएलबी भी कर लिया। तो जो इंस्पिरेशन मिला, और उसमें एक चीज है कि मेरे जो पेरेंट्स है, पर्टिकुलरली फादर एंड मदर, उनका स्पेशलिटी ऐसा है कि दे नेवर गिव अप, स्पेशली माय फादर। तो कभी भी कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ये जो जिद सिखाई है उसका काफी सारा फायदा हुआ। और एक चीज होती है कि व्हेन हम लोग जैसे मध्यम वर्ग से आने की कोशिश करते हैं, ऊपर सीखने की कोशिश करते हैं, तो अपने आंखों के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं रहता है कि भाई ऐसा हो जाओ करके। तो आपको खुद को स्विमिंग जैसा तैर के रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो उसका जो, लेकिन इट इज अ डिफिकल्ट चैलेंज, मतलब हुआ नहीं है, लेकिन उसका जो फायदा है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हर चीज के साथ लड़ने की ताकत देती है। कितने भी फेल्यूर्स आए, बाद में मुझे काफी फेल्यूर आए इंडस्ट्री करियर में, लेकिन कभी हारने की इच्छा नहीं हुई, हिम्मत नहीं हारी आपने कभी? या। और मेरी जो मिसेस है, शादी के बाद मैंने कॉस्टिंग किया और सीएस किया। शी इज आल्सो एनकरेज्ड अ लॉट। उनका भी कॉस्ट अकाउंटेंट थे वो, और उनका भी मेरे को इंस्पिरेशन देने में या पीछे बैठने में काफी हाथ है। सर, अच्छा, जैसे आपने ये
सारी डिग्रियां ले ली, फिर इंडस्ट्री पे भी आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कभी ऐसा कोई ऐसा फेल्योर जिससे आपने थोड़ा सा डाउन फील किया हो कि यार अब कैसे आगे बढ़ें? एक्चुअली एजुकेशन में तो लकीली कोई ऐसा डाउन आया नहीं, लेकिन इंडस्ट्री में मुझे काफी बार डाउन फीलिंग आया था। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब कॉर्पोरेट में कोई आदमी काम करता है तो उसको काफी सारा पॉलिटिक्स फेस करना पड़ता है, और ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। तो कभी हम लोग पॉलिटिक्स में, मेरे जैसे सीधे साधे आदमी को पॉलिटिक्स में हाथ लगाना आसान चीज नहीं है। तो मैं मेरी मेहनत से या ज्यादा से ज्यादा पढ़ के ये कोशिश करता था कि पॉलिटिक्स का मेरे ऊपर इम्पैक्ट नहीं होए। लेकिन कम से कम मैंने टोटली 7 कंपनियां चेंज की है, कम से कम 2 कंपनी में मेरे ऊपर पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट हुआ था, और मेरे करियर पाथ के ऊपर काफी डिप्रेशन फीलिंग आया था। इनफैक्ट 1995 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था कार का, एंड वो एक्सीडेंट में मेरा ड्राइवर एक्सपायर हो गया और मैं बड़ी मुश्किल से बच गया, आप कह सकते हैं। और 7 महीना में बॉम्बे हॉस्पिटल में था। उसके बाद में जो कंपनी में मैं था उसमें मदद तो सारी की, लेकिन ज्वाइन होने के बाद में जैसा मेरा जो इमीडिएट बॉस था उसने ऐसा लग रहा था कि मैं छोड़ के जाऊं तो अच्छा है। तो और मेरा एक पैर चलता नहीं था, एक हाथ चलता नहीं था, और मैंने क्रचेस लेके चलता था। लेकिन 6-7 महीने में मुझे एक्चुअली लगा कि ये चाहता है मैं छोड़ दूं। तो फिर मैंने कोशिश करना चालू किया, और अनदर 6 महीने के अंदर मुझे ऑलमोस्ट डबल सैलरी के ऊपर सीएफओ का पोजीशन मिल गया। तो ऐसा है कि तुम्हारी मेहनत ही सच्ची है तो भगवान भी हाथ देता है। जी सर, जी सर। तो सर आपने कब तक इंडस्ट्री में काम किया है, और फिर कैसे आपने सोचा कि नहीं मुझे स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है, उनको पढ़ाना है, या आपने दोनों एक साथ में ही स्टार्ट कर दिया था? आपका आवाज ये हो रहा है। सर मैं पूछ रही थी, आपने इंडस्ट्री में काम किया, जैसे कि आप जॉब में थे, तो आपको कैसे ये लगा कि अब मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए, कोचिंग देनी चाहिए? एक्चुअली मेरा इंडस्ट्री का जो काम है वो 1980 से 2010 तक था, 30 साल। और ये पीरियड में मेरा नसीब अच्छा था कि मुझे अमेरिका में भी जॉब मिला, एंड मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी का पहले ग्लोबल फाइनेंस डायरेक्टर था और बाद में सीईओ बन गया था। उसके वो 3 साल करने के बाद में देयर आई वाज हेड ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान एंड इंडिया। तो काफी सारा एक तो सैलरी भी बढ़ गया ऑफ कोर्स, बट द पावर, अथॉरिटी एंड द ग्लोबल विजन व्हिच आई गॉट, उससे काफी फर्क पड़ गया। उससे वापस आने के बाद में मुकेश अंबानी जी ने मुझे तुरंत सिलेक्ट कर लिया। तो रिलायंस इन्फोकॉम में था मैं, एंड दैट वाज अ टेलीकॉम वेंचर व्हिच यू आर अवेयर ऑफ। और वो छोड़ने के बाद में, क्योंकि उधर ऐसा हुआ कि दोनों भाइयों का अलग हो गए, तो फिर काफी सारे लोगों ने छोड़ दिया। तो अच्छा करियर हुआ रिलायंस में। उसके बाद में मैं लंदन चला गया और मित्तल ग्रुप के लिए काम करने लगा, और वहां भी स्टील और माइनिंग में अच्छा एक्सपीरियंस मिला। लेकिन मेरी जो फैमिली है उसमें आप बोलेंगे कि माय वाइफ इज अ प्रोफेसर, देन मेरी सिस्टर भी आयुर्वेद कॉलेज में प्रोफेसर है, मेरी मम्मी टीचर थी, मेरी ऑन्ट, मेरे अंकल, मेरे मामा, सभी लोग टीचिंग में थे। तो ये टीचिंग वाज इन माय ब्लड ऐसा। तो तब से मैंने 2004 के पहले भी 2000 साल में मैं ईयर 1998 में मैं वैसा मुंबई में आ गया। ओके, और तब से मुझे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में सिखाने का आदत लगा। पहले मैं आईसीडब्ल्यू में सिखाता था चैप्टर्स में, नासिक चैप्टर और सूरत चैप्टर में, लेकिन मुंबई में मैंने एमबीए सिखाना चालू कर दिया। फिर क्या हुआ कि आज जो भारत में जो टॉप 3 ईआरपी इम्प्लीमेंटर्स थे उसमें से मेरी कंपनी एक थी, ब्लू स्टार, जहां मैं वीपी फाइनेंस और आईटी था, और उसके कारण मुझे अमेरिका का भी सॉफ्टवेयर कंपनी का जॉब मिला। तो ये सब का इम्पैक्ट होके मुझे ऐसा लगा कि एमबीए कॉलेज को ईआरपी सिखाना चाहिए। तो मैं लगभग एवरी सैटरडे संडे 3-4 इंस्टीट्यूट को सिखाता था, जिसमें नरसिंह मुंजी था, एसपी जैन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट था, फिर आईसीएफए था। उसके बाद में फिर सीए इंस्टीट्यूट ने जो इंट्रोड्यूस किया जीएमसीएस, उसके कारण मैं काफी बैचेस सिखाने लगा। मैं लगभग 500 बैचेस में सिखा चुका हूँ, हाउ टू गेट ए जॉब एंड हाउ टू प्रिपेयर सीवी एंड हाउ टू गिव स्मार्ट इंटरव्यूज। तो ये जॉब के साथ मेरा 2004 से 2010 तक चालू था, और उस टाइम मैं एमबीए में भी सिखाता था। और ये जीएमसीएस के कारण मुझे काफी बच्चों का अंदाजा आया कि ये सीए लोगों को इंडस्ट्री का बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डू द आर्टिकलशिप विद द प्रैक्टिशनर्स व्हिच आर ऑफ
स्मॉल एंड मीडियम साइज, और उनको कॉर्पोरेट में क्या चाहिए उसका पता नहीं। और मैं जब सीए बना तब 90% लोग प्रैक्टिस में जाते थे। तो आई एम वन ऑफ द रेयर एक्सेप्शन कि जो इंडस्ट्री में काम किया है ऑफ दैट जनरेशन, सेकंड हु हैज अ टीचिंग एटीट्यूड, एंड थर्ड हु कैन मेंटर द यंगस्टर्स विद अ गुड कम्युनिकेशन। तो ये तीनों क्वालिटीज का फायदा होके काफी सारे, आई मीन आप समझो 500 बैचेस को सिखाया, एवरेज 40 स्टूडेंट, तो 20,000 स्टूडेंट ने मेरा गाइडेंस दिया है। और उसके बाद में मैंने जब लास्ट जॉब को बोला, अभी लक्ष्मी मित्तल 3 साल किया, तब वापस आया, मैं बोला अभी मेरी क्लासेस चालू करूँ, तो मैंने IFRS के क्लासेस चालू किया, बाद में वैल्यूएशन के भी क्लासेस चालू किए। तो मेरे अभी स्टूडेंट 31 कंट्रीज में है और 131 सिटीज में है, उसका हमको लिम्का रिकॉर्ड भी मिला था। रिसेंटली वी आल्सो वेयर अवॉर्डेड एजुटेक एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड। तो स्टूडेंट्स को मेंटर करना, उनको गाइड करना, उनको जॉब मिलने में हेल्प करना, मेरे इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट यूज करना, उनमें जो कमियां है, इनफैक्ट वो कमियां मेरे में भी थी, जैसे एनालिटिकल स्किल है या प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल है, ये उनको सिखाने की कोशिश करना और उससे उनका करियर बेहतर बनाना, इससे मेरे को काफी आनंद मिलता है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मई 22 में कैंपस अच्छा नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट 3,000 सीए पास ने मुझे अप्रोच किया था। तो उनके ग्रुप्स बना के मैं बहुत जगह पे इंडस्ट्री में उनको डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जॉब मिल पाए या बिग पावर में जॉब मिल पाए। So that gives me a lot of joy. But so teaching is in the blood. So that is hereditary in the blood. जी सर, मैंने जितना मुझे पता है कि आपने कोविड के टाइम्स पे भी बहुत सारे लोगों की मदद की, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड कराई। Yes, yes. इनफैक्ट उस टाइम हमने एक ग्रुप्स बनाए जिसका नाम था GHR, जॉब हेल्प रिक्वायर्ड। एंड उस टाइम हम लोग जब करते थे कि जॉब हेल्प रिक्वायर्ड किसी को भी चाहिए तो CV दो, एंड देन वी विल पुट इनटू दैट ग्रुप। सो दैट टाइम लगभग दैट टाइम जो व्हाट्सएप वाज 256 पीपल, लेकिन ऐसे 8 ग्रुप हो चुके थे, ऑलमोस्ट 2000 पीपल, एंड आई एम हैप्पी टू से दैट मोर देन 80% ऑफ देम गॉट द जॉब, because that was the most of his time when people were depressed. Some of them had the families in trouble. I know one guy who had a salary of 30 lakhs and huge loans, and some of the CAs who had passed, they said that what are we doing actually? 6 महीना 8 महीना लोगों के पास जॉब नहीं थी, but then I used my industry good offices and tried to push that. इनफैक्ट एक फायदा ऐसा हुआ कि पिछले 10 साल में 12 साल में मैंने 2800 लेक्चर दिए हैं, लगभग यू कैन से 200 days in a year. Last 12 years I have given the lectures. नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो, या मेरे खुद के IFRS के क्लासेस हो, in all that we have given the lectures in order to ensure that people are educated in the right lines and then they become employable. And उस हिसाब से IFRS का क्वालिफिकेशन काफी काम में आता है, क्योंकि इंडिया इज बिकमिंग अ अकाउंटिंग हब। सर, जैसे आपने बताया कि मैम भी वर्किंग है, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं वो, तो मैं आपसे और उनसे, मतलब दोनों से मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप लोग वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? मतलब वो भी बिज़ी रहती हैं, आप भी बिज़ी रहते होंगे, आपके पास इतने लेक्चर्स होते हैं, तो आप बैलेंस कैसे करते हैं? एक चीज है कि as far as her job was concerned, she was a professor, और कॉमर्स कॉलेज में प्रोफेसर की जॉब में 4-6 घंटे ही जाते हैं, और साल में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज में 4 महीने का छुट्टी मिलता है। तो शी हैड अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस एंड शी कुड टेक केयर ऑफ। और एज फार एज मेरी चीज है कि मैं इंडस्ट्री के 30 साल में, टू बी ऑनेस्ट, जस्टिस नहीं दे पाया। I was workaholic. लेकिन जब से टीचिंग चालू किया है तब क्या होता है कि इट गिव्स यू जॉय, एंड देयरफॉर काफी सारा एक्सपीरियंस हो चुका है 30 साल का, तो आई एम एबल टू टीच बेस्ड ऑन दैट ओनली। इनफैक्ट कम से कम मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को कोई भी लेक्चर में इम्प्रॉम्प्टू दे सकता हूँ। आजकल मेरे को प्रिपरेशन, आजकल क्या काफी सालों से 7-8 सालों से मेरे को प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज व्हाई देन द बैलेंसिंग हो पाता है। बट दैट इज इन लास्ट 12 years. आई मस्ट एडमिट कि वर्क लाइफ बैलेंस मेरा इंडस्ट्री करियर में बिल्कुल नहीं हो पाया था। रिलायंस में तो हम लोग 24 घंटा कंपनी में ही पड़े रहते थे। So that is a part of life. Whether that was correct or not, I don't know, but it is how it went on. And particularly younger generation wants the balance. नहीं, बहुत बहुत ज़रूरी है वर्क लाइफ बैलेंस और पर्सनल लाइफ बैलेंस करना।
और ये शायद आजकल बड़ा टफ भी हो रहा है हमारी जनरेशन के लिए। सर मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे अभी तो ऑनलाइन बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें ऑनलाइन जूम मीटिंग्स हो जाती हैं, वेबएक्स हो जाता है, ये सारा चीज़ें। पहले तो ऑनलाइन इतना नहीं था कि आपने 31 देशों में अपनी एजुकेशन के थ्रू आप पहुँचे, तो वो कैसे पहुँच पाए? स्टार्टिंग थोड़ा सा तो टफ रही होगी इतने। नहीं, क्या हुआ था, मैंने जब रिलायंस में काम किया था ना 2002 से 2005 तक, तो ऑल इंडिया के एवरी सिटी अकाउंटेंट मेरे को रिपोर्ट करते थे, तो लगभग 500 अकाउंटेंट थे। तो उनका मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस लेता था तो गाइड द प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स, और रिलायंस का खुद का अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था, तो मैं लगभग 500 लोगों का एट ए टाइम मीटिंग लेता था। देन स्टेटेड, सो ड्यूरिंग रिलायंस के 3 साल जो थे, आई डिड जीरो ट्रेवल, but I did at least every year 100 days video conferencing, maybe 2-3 hours. तो उसके कारण जो ऑनलाइन का जमाना आया, कोविड के बाद ज्यादा हुआ, जूम वगैरह, बट मैंने 2014 से मेरे ऑनलाइन क्लासेस चालू है, एंड आई एम वेरी फैमिलियर विद द ऑनलाइन क्लासेस राइट फ्रॉम बिगिनिंग। तो मुझे कोई डिफिकल्टी नहीं आया। इनफैक्ट वी हैव टू ब्रिंग मोर एंड मोर इम्प्रूवमेंट्स इन दैट व्हिच वी हैव ब्रॉट एक्चुअली। सर जैसे मैंने देखा आपको स्विमिंग या आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव है, मतलब फिजिकल स्विमिंग करना। आपको मैं दिखा सकूं तो मेरी साइड में इधर स्विमिंग पूल ही है एक्चुअली, बिकॉज अभी मैं यूएसए आया हूँ एंड मेरे सन के साथ थोड़ा सा 1-2 महीना बिता रहा हूँ, तो यहाँ का स्विमिंग पूल मैं यूज करता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू विल गेट इट फ्रॉम द विंडो, कैन यू सी दैट? जी सर, जी सर, जी सर। वो हाँ, सो आज सुबह उठ के मैंने पहले वहाँ स्विमिंग ही किया, क्योंकि अभी यहाँ 12 बजे खाली एक्चुअली, दिन के 11:30 बजे। तो स्विमिंग इज आई एम फॉन्ड ऑफ, एंड द फनी पार्ट इज स्विमिंग और स्क्वैश, ये दोनों चीजों में एट द एज ऑफ 50 सीखा हूँ, 50। ओके, तो उसके पहले मुझे स्विमिंग आता नहीं था। मेरा फादर, मेरे पिताजी फेमस स्विमर थे, बट वो मेरे जैसे स्टूडेंट को सिखा नहीं पाए। लेकिन मैं 50 की एज में स्विमिंग सीखा हूँ, और तब से वो मेरा हॉबी, पैशन, एवरीथिंग हो गया है। And squash, of course, I have been doing it. Again, that is also I learned at the age of 48, I think. And squash, I would recommend to every youngster, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से स्क्वाश बर्न्स योर मैक्सिमम कैलोरीज इन मिनिमम टाइम। 1 घंटे में 750 कैलोरी जाता है, उतना कभी भी टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में नहीं होता है। इनफैक्ट इट नीड्स एजिलिटी ऑफ टेबल टेनिस एंड पावर ऑफ टेनिस। सर तो आपको क्या लगता है कि जो फिज़िकल एक्सरसाइज है और ये सब क्या हमारी मेंटल एबिलिटी को मजबूत करने के लिए अच्छी होती है, या आप क्या रिकमेंड करेंगे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं आजकल, जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो गई हैं, जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, वो बैठे हैं लैपटॉप लेकर और चेयर टेबल पे, तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? मेरे भी लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहते थे, लेकिन मैं एक्चुअली घर में 7 बजे आया, 8 बजे आया, 9 बजे आया, 10 बजे भी आया, तो आई विल गो टू द स्क्वाश कोर्ट, क्योंकि मुंबई में तो एटलीस्ट बहुत सारे क्लब में रात तक चालू रहता है। सो आई विल गो टू द स्क्वाश कोर्ट। बाद में जब ऐसा हुआ कि स्क्वाश कोर्ट बंद होने लगा 10 बजे, मैं सुबह 5 बजे उठ के जाने लगा। एंड स्क्वाश एक ऐसी चीज है, वंस तुम एडिक्ट हो गए ना, कि हो गए समझो, तो यू शुड ट्राई ओनली 8-10 डेज। इनफैक्ट मैंने मेरे रिलायंस के जूनियर्स को, काफी लोगों को स्क्वाश का आदत लगा दिया। इवन व्हेन आई वाज इन लंदन एंड बल्गेरिया में जब गया मैं, तब उन्होंने पूछा आपको घर कहाँ चाहिए, मैंने स्क्वाश कोर्ट के पास चाहिए ऐसा बोला। तो मेरा घर मालीवा टेनिस कोर्ट एंड स्क्वाश कोर्ट के पास ही था, तो एवरीडे मॉर्निंग में करता था। बट मेंटल डिप्रेशन में स्क्वाश और स्विमिंग जैसे हैबिट्स रहते हैं। अभी यंगर जनरेशन को क्या होता है, दे हैव नॉट येट टेस्टेड द फेलियर्स। So once you start facing the failures, because failure is a part of life, one has to take it in its stride. So that time those things matter a lot, and you can still survive by way of having some kind of a freshness of mind. Because once you are exhausted so much, in fact I play on squash so much, 1 hour, 2 hours, so much that till मैं तब तक खेलते रहता हूँ जब तक मैं चल के कोर्ट के बाहर नहीं आ सकता हूँ, मतलब पूरा उधर ही गिरना चाहिए, तब तक खेलता हूँ। जी सर। सर आप महाराष्ट्र के रहे हैं, तो क्या आप मूवी देखते थे, मतलब, या अभी देखते हैं मूवी, इतना समय मिलता है आपको? हाँ, यस। आई मीन
बॉलीवुड इज आवर पैशन, नो डाउट फ्रॉम ओरिजिनली, एंड लकीली क्या होता है मुंबई में, यू गेट अ चांस टू गो टू अमिताभ's प्लेस, और यू गेट अ चांस टू मूव अराउंड, एंड मूवीज हैड बीन, आई मीन आई लाइक मूवीज, बट ऑफ कोर्स आजकल क्या हो गया है, कम होने लगा है, बिकॉज कोविड से जो बंद पड़े थिएटर्स दे आर नॉट रियली पिकिंग अप अगेन। जी सर। सर तो हम आपके साथ एक रैपिड फायर करना चाहेंगे। हाँ श्योर। जी सर। सर आपकी फेवरेट मूवी? My favorite movie, oh, rapid fire, very difficult. Anand. राजेश कुमार। Right. ओके सर। सर फेवरेट एक्टर? I mean that's difficult, but Sanjeev Kumar. ओके सर। सर फेवरेट सॉन्ग? This is from 20 साल बाद actually. छड़ी रे छड़ी किसी गले में पड़ी, if you know that. ओके सर। सर फेवरेट डायलॉग किसी भी मूवी का? Favorite? डायलॉग 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 Difficult to say, but you know, normally when you go for a movie, there are many dialogues which you remember. So maybe I used to like the dialogues of Diwar, you know, मेरे पास माँ है, kind of things. सर आपकी फेवरेट बुक कौन सी है जो आप सबको रिकमेंड करेंगे कि लाइफ में एक बार जरूर पढ़ें? The Power of Now. The Power of Now. The author is Eckhart Tolle. That book brought me to the level of being in present. Otherwise, we keep on brooding over past, or we keep on thinking over what will happen in future. But that book brought me to the senses that I should focus on present. I'll repeat the name. The Power of Now. The author's name is Eckhart Tolle. Eckhart space Tolle. जी सर। सर मैंने जितना देखा आप खाने के बहुत शौकीन हैं। आपका फेवरेट फूड? दैट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स इतने हैं। मेरे मारवाड़ी स्टूडेंट मुझे दाल बाटी और चूरमा खिलाते हैं, मेरे गुजराती स्टूडेंट मुझे दाल ढोकली और क्या बोलते हैं उसको, हांडवो खिलाते हैं और उंधियू खिलाते हैं। आई एम महाराष्ट्रियन, सो वी हैव पूरन पोली, गुड़ पोली एंड ऑल दोस थिंग्स, बूंदी से लाडू, जलेबी। देन माय सिंधी स्टूडेंट्स खिलाओ मी दाल पकवान। So particularly all varieties of vegetarian food I am very fond of. Of course, I am very fond of pesrate from Hyderabad, because in my industry career, 100 days per year I have traveled, and to all the states and even many countries as well. So yes, I am a foodie, and I am proud to be a foodie. सर लास्ट में हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो भी हमारी ऑडियंस है, आप उनको क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को कितना महत्व दें? एजुकेशन कितना ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए? I feel that education should be our life, because whether we take a formal education or whether we do a career, we keep on learning every day. So even I did my diploma in IFRS from ACCA London in 2010. Then I learned my valuation course from Ministry of Corporate Affairs in 2018. Though for the same exam, I was called to prepare the question paper also. So that came as per the new Companies Act, the valuers exam. And now also, you know, so I mean, I'm 65 and I still feel that one should keep on taking education, because learning is endless, and that imbibes value in you. That is where the importance of education is. जी सर। सर थैंक यू, आपने इतना समय निकाला, आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। सर आपको कैसा लगा हमारे चैनल पे आके? मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे अच्छा लगेगा कि ये ज़्यादा स्प्रेड होके लोगों को उससे इंस्पायरेशन मिले। तो किसी का भी करियर अच्छा होता है तो आई एम मोर देन हैप्पी।